Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the poem The Laburnum Top. इस पोएम के सेकेंड स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन, रिटन एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स को हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में, जिसमें इम्पॉर्टेंट बातें जो हम लोगों ने देखी। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात तो ये था कि गोल्डफिंच के आने से पहले और गोल्डफिंच के आने के बाद पेड़ में जो लैबर्नम का ट्री था उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और चेंजेस को दो वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिफोर इट वाज डेड लाइक एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ द बर्ड इट बिकेम अलाइव। तो डेड और अलाइव दो वर्ड में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या चेंज हुआ। उसके बाद एक वर्ड आया था जो इंजन वर्ड था पोएम के लाइंस में, और उसके बारे में मैंने बताया कि इंजन जो है वो यहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड को बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वही है अपने फैमिली और जो वो लैबर्नम ट्री है वो उन दोनों के लिए इंजन का काम करती है। इंजन का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी प्रोवाइड करने से ही कोई भी लिविंग थिंग जो है वो लिविंग रह सकता है। जब एनर्जी बंद हो जाएगा तो वो डेड हो जाएगा। तो गोल्डफिंच को इंजन बोला गया है। यहाँ इस लाइन में थे, इंजन ऑफ हर फैमिली, और उसके फैमिली में उस ट्री को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब फैमिली और ट्री दोनों के लिए गोल्डफिंच इंजन का काम करती थी। इसी को आगे डिस्क्राइब किया गया, अकॉर्डिंग टू द पोएट इट फिल्स देम विथ फ्यूल। पोएट बोलते हैं कि गोल्डफिंच जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स में और पेड़ में दोनों में फ्यूल फिल करती है, मतलब ईंधन डालती है। दोनों में, अपने फैमिली मेंबर्स में भी और उस पेड़ में भी, दोनों में ये फ्यूल ऐड करने का काम करती है। इसीलिए इसको इंजन बोला गया है दोनों चीज़ों का। इट गिव्स फूड टू द यंग वंस। ये दोनों चीज़ों को जो फ्यूल प्रोवाइड करती है वो फ्यूल्स अलग अलग है दोनों के लिए। लिखता है कि जो बच्चे हैं, जो फैमिली हैं, उनके लिए फ्यूल क्या है? फूड। फूड वो जो उनको ला के खिलाती है वो उसके फैमिली के लिए फ्यूल है, अपने फैमिली को फ्यूल प्रोवाइड करा रही है। और पेड़ को एंड थ्रिल टू द ट्री, और वो पेड़ को लाइफ प्रोवाइड करा रही है। थ्रिल वर्ड यहां मतलब है एक्साइटमेंट, लाइवलीनेस। तो दो तरह का फ्यूल वो दो चीज़ों को दे रही है, अपने फैमिली को, और फैमिली में पेड़ भी इंक्लूडेड है। बच्चों को फ्यूल किस रूप में दे रही है? फूड के रूप में, भोजन के रूप में। और उस पेड़ को फ्यूल किस रूप में दे रही है? उस पेड़ को फ्यूल दे रही है थ्रिल के रूप में। थ्रिल मतलब होता है एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट से मतलब निकलता है लाइवलीनेस, लाइफ।
वो एक डेड लाइक पेड़ को फ्यूल के रूप में लाइफ दे रही है और अपने बच्चों को फ्यूल के रूप में फूड प्रोवाइड करा रही है। इसीलिए गोल्डफिंच को अपने बच्चों का और उस लैबर्नम ट्री का, दोनों का इंजन बोला गया है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो जब फ्यूल प्रोवाइड करा ली, बच्चों को खाना खिला ली, पेड़ भी खुश हो गया, लाइवली हो गया, उसके बाद क्या करती है? हैविंग डन दैट शी अगेन फ्लाइज टू अ ब्रांच एंड। जब वो अपना खाना वगैरह खिला लेती है बच्चों को, तो उसके बाद वो उड़ करके एक दूसरे ब्रांच पे चली जाती है, मतलब दूसरे उसी पेड़ के दूसरे टहनी पे चली जाती है। ओनली हर डार्क कलर्ड स्ट्राइप्ड फेस इज विजिबल एज इट इज येलो एंड हेंस becomes invisible in the yellow leaves of the tree। अब वो जब ब्रांच पे जाती है तो रीज़न है उसके ब्रांच पे जाने का, खाना वगैरह खिलाने के बाद ब्रांच पे इधर उधर वो जाती है तो इंस्पेक्शन के लिए जाती है। वो फिर से अलर्ट, प्रिकॉशियस वर्ड जो आया था, वो प्रिकॉशंस लेके चलना चाहती है और एक बार फिर से खाना खिलाने के बाद उस पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस पे बैठ करके देखती है कि कहीं कोई किसी तरह का खतरा मेरे फैमिली के लिए तो नहीं है। ये वो करने के लिए पेड़ के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाती है। और जब वो ऐसा करती है, ब्रांचेस पे जब जा करके बैठती है, तो वो इनविजिबल हो जाती है। इनविजिबल मतलब क्या होता है? जिसको देखा ना जा सके। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्डफिंच जो है वो कब इनविजिबल हो जाती है, कहां, किस जगह पे, ऐसे जगह पे जाती है, बैठती है जहां पे वो इनविजिबल हो जाती है? तो आपका आंसर होगा कि जब वो लैबर्नम ट्री के ब्रांचेस पे बैठती है तो वो इनविजिबल हो जाती है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि क्यों भाई, क्यों इनविजिबल हो जाती है ब्रांचेस पे बैठने के बाद? तो उसका रीजन बहुत कॉमन दिया हुआ है, इट इज येलो एंड हेंस बिकम इनविजिबल इन द येलो लीव्स ऑफ द ट्री। कि पेड़ के में जो पत्ते थे वो भी येलो कलर के थे और ये बर्ड भी येलो कलर की थी। इसीलिए जब ये बैठती थी जाकर के पत्तों के बीच में तो ये क्या हो जाती थी? इनविजिबल हो जाती थी। तो सवाल पूछेगा कि कहाँ इनविजिबल होती थी? तो ये जब ब्रांचेस पे पत्तों के बीच में बैठती थी तो इनविजिबल हो जाती थी। और पूछेगा कि इनविजिबल होने का रीज़न क्या था? तो उसमें आपको बताना है कि येलो कलर के ही लीव्स भी थे और येलो कलर की ही बर्ड भी थी, इसीलिए वो इनविजिबल हो जाती थी उन लीव्स के पीछे। ये था हमारा सेकंड स्टैंजा, इस पोयम का सेकंड स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में लैबर्नम ट्री को डिस्क्राइब किया, सेकंड स्टैंजा में लैबर्नम ट्री पर जब गोल्डफिंच बर्ड आती है तो फिर क्या क्या चेंजेस होते हैं इसको डिस्क्राइब किया सेकंड स्टैंजा में। अब थर्ड स्टैंजा में देखो, थर्ड स्टैंजा में क्या लिखा गया है। ये आखिरी स्टैंजा है इस पोयम का, स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 है। पहले
लाइंस को देख लो, पोएम के लाइंस को। देन विथ इरी डेलिकेट whistle chirp whispering she launches away towards the infinite। जब वो मदर गोल्डफिंच जब सब तरफ से सिक्योर हो जाती है कि उसके बच्चों को कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है इधर उधर ब्रांचेस पे बैठ करके, उसके बाद विथ इरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग। इरी पहला वर्ड, तो इरी वर्ड का मतलब हम लोगों ने देखा था यहाँ वर्ड मीनिंग्स में। आप आइए तो इरी और ये सब का वर्ड्स आपको फिर से पता चलेगा क्या वर्ड मीनिंग था। देखिए इरी का वर्ड मतलब है स्ट्रेंज इन अ फ्राइटनिंग और मिस्टीरियस वे, मतलब कोई ऐसा साउंड जो अलग तरह का हो, मिस्टीरियस हो। जैसे लोग कोडवर्ड में बात करते हैं कभी कभी, तो जो बर्ड्स होती हैं उनका जो साउंड होता है वो भी अलग अलग साउंड का अलग अलग मतलब निकलता है बर्ड्स के लिए भी। तो यहाँ इरी है मिस्टीरियस साउंड के लिए, मतलब थोड़ा डिफरेंट साउंड, उसको इरी बोला गया। ठीक है, तो ये लिखता है कि सब तरफ जब वो चेक कर ली, हर तरफ से जब वो सिक्योर हो गई, तो उसके बाद क्या करती है, वो एक पेक्यूलियर साउंड निकालती है। इरी मतलब एक अलग टाइप का साउंड निकालती है। डेलिकेट मतलब वो साउंड ज़्यादा तेज नहीं होता है, डेलिकेट नाजुक साउंड होता है। डेलिकेट का वर्ड का मतलब होता है नाजुक, तो नाजुक आवाज है। विसल चिरप, विसल मतलब तो आप समझते हैं, विसल बजाने वाला, और चिरप मतलब हर बार आ चुका है, चिड़िया का चहचहाना। विसल चिरप विस्परिंग, और विस्परिंग का भी मतलब मैं आपको बता दूं, विस्परिंग का मतलब होता है लो वॉइस में बात करना। हिंदी में इसको बुदबुदाना या फुसफुसाना बोलते हैं। अगर आपको कोई किसी को सीक्रेट चीज़ बतानी हो तो आप क्या करते हैं, कान के पास जा कर के आप उसको धीरे से बोलते हैं वो चीज़, उसी चीज़ को विस्परिंग बोला जाता है। तो उस चिड़िए जो गोल्डफिंच जो थी, वो जब अपने बच्चों को फीडिंग करा ली, और फीडिंग कराने के बाद अलग अलग डाल पे जा कर के ये श्योर हो ली कि बच्चों के लिए कहीं कोई खतरा नहीं है, उसके बाद वो एक साउंड निकालते हुए फिर से उस पेड़ से उड़ जाती है। शी फ्लाइज अवे। तो जो साउंड निकाल करके वो उड़ती है, उस साउंड के बारे में आपको याद रखना होगा कि उस साउंड के बारे में क्या क्या बताया है, कैसा साउंड निकालती है वो वहाँ से वापस उड़ने से पहले, कैसा साउंड निकालती है। तो क्या क्या याद रखना, इरी मतलब मिस्टीरियस साउंड निकालती है, डेलिकेट मतलब कि नाजुक साउंड होता है वो, विसल चिरप जैसे कोई सीटी बजता है, विसल सीटी बजता है, उस तरह से वो चहचहाती है। ये सब उसके साउंड के बारे में बताया जा रहा है जब वो उड़ के वापस जाने वाली है। तो इरी मतलब थोड़ा अलग टाइप का मिस्टीरियस साउंड निकालती है, नाजुक साउंड होता है, डेलिकेट, सीटी बजने जैसा चिरपिंग साउंड निकालती है, और विस्परिंग जैसा मतलब जब कोई फुसफुसा के बात कर रहा हो,
इतना इस तरह का साउंड वो निकालती है, और इतना साउंड निकालने के बाद वो क्या करती है, शी लॉन्चेज अवे। तो लॉन्चेज का मतलब मैंने ऊपर लिखा है फ्लाइज अवे, लॉन्च करना मतलब उड़ जाना। तो वो इतना आवाज, इस तरह की आवाजें निकाल करके वो क्या करती है, उड़ जाती है, लॉन्चेज अवे। उड़ के किधर जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग मतलब है। इनफाइनाइट का अनंत, और इस पोयम में इनफाइनाइट मतलब अनंत किसको बोला गया है, स्काई को, आसमान को। तो आपसे अगर पूछेगा कि वो कहाँ लॉन्च करती है, तो आप लिखिएगा इनफाइनाइट में। अगर पूछेगा कि इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तो आपको लिखना होगा स्काई, कि वो वहाँ से उड़ती है, स्काई की तरफ जाती है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद, जब वो उड़ गई, लॉन्चेस टुवर्ड्स द स्काई, स्काई को इनफाइनाइट बोला गया। तो अब जब वो उड़ के चली गई, तो उसके बाद का फिर कंडीशन क्या हुआ वहाँ का, वो एक लाइन में लिखा हुआ है, एंड द लैबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी। अब यहाँ एक वर्ड है सबसाइड्स, इसका मतलब भी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। सबसाइड्स का मतलब देख लें आप, लैबर्नम ट्री के बारे में बोला गया कि लैबर्नम चिड़िया के वापस उड़ जाने के बाद लैबर्नम ट्री सबसाइड हो जाता है। और यहाँ देखो सबसाइड का मतलब क्या है, रिटर्न्स और रिड्यूसेस इन इंटेंसिटी। तो यहाँ रिटर्न वर्ड अगर हम इस्तेमाल कर लें सबसाइड के जगह पर, तो इसका मतलब निकलेगा कि गोल्डफिंच के जाने के बाद वो पेड़, वो लैबर्नम पेड़ जो था, वो वापस अपने पहले वाले स्थिति में रिटर्न हो जाता है। पहले वाला स्थिति कब का स्थिति, जब गोल्डफिंच नहीं आई थी। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि जब गोल्डफिंच नहीं आई थी, और तो उस पेड़ को डिस्क्राइब किया गया था लाइक अ डेड ट्री। तो गोल्डफिंच के जाने के बाद लिखता है, एंड द लैबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स मैंने बताया रिटर्न, और एम्प्टी का मतलब मैंने यहां लिखा है लाइफलेस, मतलब कि वो फिर से, पेड़ जो है वो चिड़िया के उड़ जाने के बाद फिर से एक बार लाइफलेस हो जाती है, जैसा वो चिड़िया के आने के पहले लाइफलेस थी। जब तक वो गोल्डफिंच उस पेड़ पर रहती है आकर के, तब तक उस पेड़ में एक जान नजर आती है, एक हलचल नजर आती है, एक एक्साइटमेंट नजर आता है। गोल्डफिंच के आने से पहले वो पेड़ बिल्कुल साइलेंट, स्टिल, लाइक अ डेड था, और गोल्डफिंच के आने के बाद चेंज हो गया। लेकिन एक बार फिर से जब गोल्डफिंच उड़ के चली गई, वहाँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आई थी, और वो फिर से उड़ के चली गई आसमान की ओर, इनफाइनाइट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वापस गोल्डफिंच के उड़ जाने के बाद ट्री का क्या कंडीशन हुआ। तो आप बताइएगा कि वापस ट्री जो है वो
लाइफलेस हो गया, वापस ट्री उस कंडीशन में पहुंच गया जिस कंडीशन में वो चिड़िया के आने के पहले था। इन अ मिजरेबल कंडीशन, इट रिटर्न्स टू अ मिजरेबल कंडीशन जब वो गोल्डफिंच उड़ के चली गई। जब तक थी तब तक पेड़ में जान आ गया था। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये पोयम यहाँ फिनिश होता है। रीचिंग द ब्रांच एंड ऑफ द ट्री इट मेक्स स्ट्रेंज बट स्वीट चिरपिंग साउंड्स। जब वो चिड़िया उड़ने वाली होती है वापस, तो लिखा है कि इट मेक्स स्ट्रेंज, एक अलग तरह का, बट स्वीट, लेकिन मधुर आवाज निकालती है, चहचहाने की आवाज निकालती है। देन बिगिंस हिज जर्नी टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, और वो आवाज निकालने के बाद वो अपना जर्नी फिर से शुरू करती है इनफाइनाइट की ओर। इसका मतलब हुआ कि वो वापस स्काई की ओर फ्लाई कर जाती है। अगर आपसे पूछा कि वापस क्यों फ्लाई कर जाती है, तो एक बहुत कॉमन सेंस वाला आंसर है कि वापस वो अपने बच्चों के लिए फिर से भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। जैसे अभी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के आई थी, बिकॉज दे वर हंग्री। तो जो मदर है गोल्डफिंच, वो वापस आसमान की ओर निकल जाती है अपने बच्चों के लिए फिर से फूड के इंतजाम में। अगर पूछ दिया कि क्यों निकलती है, तो ये लिखिएगा कि वापस से अपने बच्चों के लिए फूड का अरेंजमेंट करने के लिए वो उस पेड़ से उड़ जाती है। और लास्ट में द लैबर्नम ट्री अगेन बिकम्स साइलेंट एंड डेड लाइक। अगर पूछ दिया कि उस चिड़िया के जाने के बाद लैबर्नम ट्री का क्या हालत हुआ, तो यहां एकदम क्लियर लिखा है अगेन बिकम्स। मतलब अगेन वर्ड का मतलब समझ रहे हो तुम, कि पहले भी एक बार उस तरह से था, अगेन फिर से, बिकम साइलेंट एंड डेड लाइक, मतलब कि चिड़िया के जाने के बाद वो पेड़ फिर से एक बार डेड जैसा हो गया, एकदम साइलेंट हो गया। तो ये एक छोटा पोयम ही था, और जैसा मैंने पोयम के इंट्रोडक्शन में बताया था, पूरा पोयम पढ़ने के बाद आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि वो जो आपसी संबंध की बात की गई थी कि एक चिड़िया में और एक ट्री में आपसी संबंध को डिस्क्राइब किया है टेड ह्यूज ने इस पोयम में, तो वो आपसी संबंध में वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपसी संबंध यही था, वो लैबर्नम ट्री उस चिड़िया को रहने की जगह देती है, मतलब उसको घोंसला बनाने का, उस लैबर्नम ट्री पे वो घोंसला बनाई थी, तो लैबर्नम ट्री ने उसको क्या दिया, अ प्लेस टू लिव, एक जगह दिया रहने के लिए। बदले में उसने, गोल्डफिंच ने भी लैबर्नम ट्री को कुछ दिया, और वो चीज़ लिखा हुआ था कि वो उसको लाइफ प्रोवाइड करता है, लैबर्नम ट्री को। उसके आने के वजह से जो लैबर्नम ट्री डेड लाइक रहता है वो फिर से अलाइव हो जाता है। तो ये कंट्रीब्यूशन है गोल्डफिंच के तरफ से उसके लिए, ट्री के लिए, और ट्री के तरफ से कंट्रीब्यूशन है कि शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये पोयम जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पोयम के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, कहाँ कहाँ
यूज़ किए गए हैं। थैंक यू।